हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अतिया ज़ैनब एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आर्ट्स पोइटिका which is a critical work of Horace. So before we go to the explanation, I would like to tell you something about Horace. Horace was a man who was writing around the time of Augustus Caesar. Okay, so जब वो लिख रहे थे तो उनके टाइम में Augustus Caesar was on throne. Okay, so that time Augustus Caesar patronized art. Why? Because कोई वॉर वगैरह नहीं चल रहा था, तो हर तरफ पीस का माहौल था, तो जो भी राजा होगा वो क्या करेगा, आर्ट को फ्लरिश करेगा. ठीक है, तो इसी तरीके से ऑगस्टस सीजर ने लोगों को पैसा देकर आर्ट को फ्लरिश करना चाहा. ठीक है, कि तुम लिखो हम पैसा देंगे. ठीक है, तो इस तरीके से ही पैट्रोनाइज्ड आर्ट. तो इन दिस वे ऑल पीपल टर्न टू लिटरेचर. सो इस तरीके से नेशनलिज्म देखा गया, सब लोग एक ही तरफ जुड़ गए, रादर देन फोकसिंग ऑन हाउ टू बिल्ड आवर नेचर, हाउ टू फोकस ऑन वॉर एंड ऑल. इन ये सब छोड़ के सब लोग एक तरीके से लिटरेचर की तरफ हो गए. तो रोमन्स जिस तरह पहले भी इमिटेट करते थे ग्रीक मास्टर्स को, होमर्स को और सोफोक्लेस को, इस वजह से एक ग्रीक क्लासिसिज्म का रिवाइवल आया. लोगों ने ग्रीक के क्लासिकल वर्क्स को पढ़ना फिर से स्टार्ट किया. ठीक है, बट at the same time there was a group of people who wrote some sort of poetry, जिसकी वजह से लोगों का जो टेस्ट था वो अब डिग्रेड हुआ. ओके, एंड द पोइट्स वर कॉल्ड पोइटास्टर्स. ओके, तो ये जो पोइटास्टर्स थे कुछ कवियों का समूह था जो कि खराब कविताएं लिखने लगा था. ठीक है, ओके, तो कॉमन पीपल के टेस्ट को डिग्रेड कर रहा था, ख़राब कर रहा था. तो जब ये ख़राब कर रहा था तो फिर होरेस को लगा भाई अब सब लिटरेचर की तरफ मुड़ गए हैं, तो अब समय है कि इनको बताया जाए कि भाई तुम लिख तो रहे हो लेकिन लिखो कैसे. गॉट इट. तो होरेस ने उस वक्त ज़रूरत महसूस करी, ही फेल्ट कि नहीं, इट इज़ हाई टाइम कि इन लोगों को बताया जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो कि गलत सलात लिखने लगे थे. गॉट इट. थीम्स वगैरह बिल्कुल चाइल्डिश वगैरह ले रहे थे. अपार्ट फ्रॉम दिस सम ऑफ द पॉइंट्स आर देयर यू मस्ट नोट डाउन कि इस वर्क को सबसे पहले बेन जॉनसन ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था. ओके, एंड ये जो वर्क है एक तरीके से लेटर के फॉर्म में लिखा गया है, और लेटर लिखा गया था ये पियोनिस को. ठीक है, उसके बाद बात की जाए कि इस वर्क में, होरेस के इस वर्क में जो उन्होंने प्रिंसिपल्स लिए हैं वो एरिस्टोटल के लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर लिए हैं. गॉट इट. तो एरिस्टोटल से ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस थे, तो उन्हीं के प्रिंसिपल को और ज़्यादा लिखकर उसी पे बात करके लोगों को बताना चाहा है. ठीक है, ओके. अच्छा, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इस वर्ग को, आर्ट्स पोइटिका को, एपिसोल टू पिसोस. ओके, एपिसोल टू पिसोस इसके नाम से भी जाना जाता है. एपिसोल्स मतलब होता है लेटर्स. माना जाता है कि कुछ लोगों को लेटर्स लिखते थे ये बताने के लिए कि कविता कैसे लिखी जाती है. गॉट इट. तो उसका पहले नाम यही था. ओके, आर्ट्स पोइटिका का पहला नाम यही था. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ इनसाइड द वर्क. तो होरेस ने इस आर्ट्स पोइटिका को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पोइसिस, पोइमा एंड पोइटा. ओके, तो पोइसिस का मतलब है सब्जेक्ट मैटर. इन दिस सेक्शन ही टॉक्ड अबाउट व्हाट शुड बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ पोइट्री. देन ही टॉक्ड अबाउट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, पोएमा. देन the very last, poeta. That means he told about how should a poet be. Okay, uh, poeta, characteristics of poet. Okay, now we will discuss all these 3 points elaborately. First of all, we will talk about poesis, in which he talked about how must a poetry be. Okay, so the very first point, make a note of this point. Poetry is a creative process. Good poetry does not mean slavish copying of ancient text. Okay, it's a process of recreation, adaptation and evaluation of something new out of the old. I'm repeating once again, make a note of this point, then I will explain. Poetry is a creative process. Good poetry doesn't mean slavish copying of ancient text. It's a process of recreation,
adaptation and evaluation of something new out of the old. तो basically Horace wants to make an impression here कि पोइट्री एक क्रिएटिव प्रोसेस है. लाइक एरिस्टोटल टोल्ड ना कि पोइटिक इज एन इमिटेशन. अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो आर्ट्स पोइटिका है वो एरिस्टोटल के प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड है. जिस तरीके से एरिस्टोटल ने बताया था पोइट्री इज एन इमिटेशन, उसी तरीके से होरेस भी बोल रहे हैं कि इट इज़ अ क्रिएटिव प्रोसेस. ओके, इट इज़ नॉट जस्ट लाइक एन इमिटेशन. जिस तरीके से एरिस्टोटल ने बताया था कि इट इज़ नॉट लाइक ओनली इमिटेशन, क्योंकि प्लाटो ने क्या बोला था कि ये केवल इमिटेशन है, लेकिन उसको एरिस्टोटल ने दूर किया था उनके इस वर्क, क्योंकि ये इट इज़ नॉट जस्ट एन इमिटेशन. तो सिमिलरली ये भी बोल रहे हैं कि ये कोई स्लाविश, यानी कि स्लेव कहते हैं गुलामी को. तो स्लाविश मतलब गुलाम तरीके से सिर्फ कॉपी कर लेना ही एंशिएंट टेक्स्ट को गुड पोइट्री नहीं कहलाती है. ये रिक्रिएशन होता है, यानी कि आप उसको इमिटेट करिए लेकिन दोबारा से क्रिएट करिए, अडॉप्ट करिए और उसको इवेल्युएट करिए, और जो आप देख रहे हो उससे कुछ नया निकालिए. ठीक है, समथिंग न्यू आउट ऑफ द ओल्ड, वही घिसा पिटा तरीके से नहीं. तो ये उन्होंने फर्स्ट पॉइंट दिया होरेस ने. सेकेंड पॉइंट जो उन्होंने बताया वो है कंसिस्टेंसी. मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट, कंसिस्टेंसी. What is inside this? He said that entire poem should be good. Okay, he introduced the term purple patch. Okay, उनके हिसाब से कंसिस्टेंसी होना चाहिए आपकी पोइट्री में. ये नहीं होना चाहिए कि आपकी शुरुआत की लाइन्स बहुत बढ़िया, इंसान पढ़े तो झूम उठे और लास्ट में आके उसको बोरिंग सा लगने लगे. ठीक है, एंटायर पोएम शुड बी गुड. और इसी चीज़ को कहते हुए उन्होंने एक यहाँ पे नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया, पर्पल पैच. पर्पल पैच. पर्पल पैच का मतलब इन्होंने बताया कि कभी कभी ऐसा पाया गया है कि कुछ वर्क ऐसे होते हैं कि जो मीडियोकर कैपेसिटी के होते हैं, मतलब बीच के होते हैं, एवरेज होते हैं, बहुत अच्छे नहीं होते हैं, और उनमें आप अगर देखो एक आध अच्छा पैसेज निकल आता है, एक आध अच्छा स्टैंजा निकल आता है. तो कहने का मतलब ये है कि पर्पल पैच नहीं होना चाहिए आपके वर्क में. आपकी एंटायर पोएम अच्छी होनी चाहिए, कुछ लाइंस अच्छी नहीं होनी चाहिए आपके पोइट्री में. ठीक है, बाकी पोएम आपने ख़राब लिखी है, कुछ लाइंस अच्छी लिख दी है, तो दैट डजंट मीन कि आपकी पोएम अच्छी मानी जाएगी. तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी दैट ही टॉक्ड. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ही टोल्ड लैंग्वेज ऑफ पोइट्री. गॉट इट. सो लैंग्वेज ऑफ पोइट्री में उन्होंने बताया कि लैंग्वेज ऑफ पोइट्री शुड बी हायर देन कॉमन मैन्स लैंग्वेज. ओके, जिस तरीके से अगर आपको याद हो विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला था आगे चल के, ये तो इनकी काफ़ी बात आए थे विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या बोला था आगे चल के कि लैंग्वेज होनी चाहिए कॉमन मैन की. यहाँ पे इनके व्यूज़ क्या है, अलग हैं. ये बोल रहे हैं कि इट इज़ हायर देन कॉमन मैन्स लैंग्वेज. यू आर अ पोएट, you are your aim is to delight someone. Okay, your aim is to instruct someone with your poetry. So obviously your language must be higher than the common man who is reading your poetry. Got it. इस और इन्होंने इतनी अच्छी बात यहाँ पे बोली. मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट. He said that language is a tree. Okay, and words are like leaves. Words will wither and die every year, and it will be succeeded in new year. What is the meaning of this? कि लैंग्वेज एक पेड़ की तरह है और वर्ड्स उसकी पत्तियों की तरह है. जिस तरीके से पत्तियाँ क्या होती है, झड़ती रहती हैं, वैसे तरीके से वर्ड्स भी क्या होते हैं, झड़ते रहते हैं, यानी कि विदर होते रहते हैं. कुछ वर्ड्स क्या हो जाते हैं, ऑब्सोलीट हो जाते हैं. ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है, अप्रचलित, यानी कि विच आर नॉट इन फैशन. कुछ वर्ड्स ऑब्सोलीट हो जाते हैं और कुछ वर्ड्स एडेड हो जाते हैं नए. ओके, तो इट्स अप टू द पोएट कि पोएट को पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड्स ऑब्सोलीट है, जो अब नहीं चलते हैं, जो अब रीडर्स को नहीं समझ में आएंगे, और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो ऐड हुए हैं रीडर्स को समझ में आ सकते हैं. तो कहने का मतलब ये है होरेस का, ही सेड दैट पोएम्स कैन, पोएट्स जो है वो ही कैन कॉइन न्यू वर्ड्स. वो नए वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं और पुराने वर्ड्स को रिवाइव भी कर सकते हैं, दोबारा से यूज़ कर सकते हैं. बट उनको ये बात का पता होना चाहिए कि एक डिस्क्रिशन, मतलब बहुत सोच विचार के करें. ठीक है, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए उनका ये पुराने वर्ड्स यूज़ करना और नए वर्ड्स यूज़ करना. उनको ये पता होना चाहिए कि उनके जो रीडर्स हैं उनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना लगे, उनको समझ में आए. इट मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल. सो द थर्ड पॉइंट ही टॉक्ड अबाउट लैंग्वेज ऑफ पोएट्री एंड ही टोल्ड
that it should be higher than a common, it should be higher than the language of the common man. In next fourth point he said that moderation should be exercised in choice of words and imagination. Okay, मतलब आपका जो इमेजिन करने का तरीका है, वॉट एवर यू आर इमेजिनिंग इन द पोएम एंड वॉट एवर यू आर चॉइसिंग द वर्ड्स, सो यू द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड योर इमेजिनेशन थोड़ा सा मॉडर्न होना चाहिए, इसको बदलना चाहिए, करेक्ट, नॉट फॉलोइंग द एक्सट्रीम, बीइंग एंड in the middle that people can connect with it. Means आपको ऐसा नहीं लिख देना चाहिए बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे जाके लिख दो, कुछ ऐसा इमेजिन कर डालो कि भाई सब पढ़ने वाला बिल्कुल सोचे पागल ही हो जाए पढ़ के, अपने को कनेक्ट ही ना कर पाए ये क्या बात चल रही है, ठीक है, ओके, तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए, ठीक, एक्सट्रीम लेवल पे जाकर भी अपने वर्ड्स को ना लीजिए और ना ही इमेजिनेशन अपने पोइट्री में डालिए कि लोग जो रीडर्स है उसको अपने आप को कनेक्ट ही ना कर पाएँ, गॉट इट, ये मतलब है कहने का फोर्थ पॉइंट. तो बेसिकली इन फोर्थ पॉइंट ही टॉक्ड अबाउट द वर्ड्स एंड इमेजिनेशन कि पीपल शुड एंड रीडर्स शुड कनेक्ट विद द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री. ओके, next point and the last point that he told, he said that when you are writing a poetry you must stick to it, to a particular meter. Okay, whatever genre you are selecting, genre, genre, genre means whatever you are writing, or you are writing in epic, tragedy, comedy, whatever you are writing, तो जो भी genre आप यूज़ कर रहे हो उसमें आप मीटर को सुटेबली यूज़ करिए, जिस तरीके से ट्रेडिशनल चला आ रहा है आप उसको फॉलो करिए, बट इट स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, बट तो जॉनरा अपने मीटर के हिसाब से होना चाहिए. जनरली जो एपिक देखा गया है वो आयम्बिक, हेक्सामीटर में और कभी कभी पेंटामीटर में भी यूज़ किया जाता है. तो एपिक जब आप लिख रहे हो तो यू शुड गो विद दीज टू मीटर्स, ईदर यू यूज़ आयम्बिक हेक्सामीटर और यू यूज़ आयम्बिक पेंटामीटर, both are correct. Okay, fine. If you are writing tragedy, okay, so you must use iambic verse. Okay, similarly if you are writing a satire, okay, you must write some elegiac words. Okay, so इस तरीके से he told about कि genre should stick to its meter. Now the next section that we are going to cover here is poema. Okay, so till now we have discussed voices. Okay, now what we are going to cover here, we are going to cover poema. So the first point in poema, in poema what we are going to cover, we are going to cover form of poetry, correct, pattern, poetry का form कैसा होना चाहिए. Okay, so the very first point, make a note of this point, he said that the plot, whatever you are selecting, the plot should be based on old familiar stories and novelty may be imparted with skillful treatment. Repeating once again, make a note, the plot should be based on old familiar stories and novelty may be imparted with skillful treatment. यानी कि आप जो भी प्लॉट यूज़ कर रहे हो, जो भी कहानी और थीम ले रहे हो, वो ओल्ड फेमिलियर स्टोरीज पे ही बेस होना चाहिए. और अगर आप नॉवेल्टी ला रहे हो, नॉवेल्टी मीन्स न्यूनेस, अगर आपके वर्क में न्यूनेस है तो आपको स्किलफुल ट्रीटमेंट आना चाहिए उसको डील करने का, स्किलफुली आपको नॉवेल्टी यूज़ करना चाहिए. अगर आपको नॉवेल्टी यूज़ करना नहीं आ रहा है, नया चीज़ डालना नहीं आ रहा है, तो आप ओल्ड फेमिलियर स्टोरीज़ पे ही स्टोरीज़ अपनी बनाइए. गॉट इट. ऐसा क्यों कहा उन्होंने, मैंने आपको पहले बताया था कि सम पोएटास्टर जो थे, कुछ लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, दे वर डिग्रेडिंग द टेस्ट. ओके, सो दैट्स व्हाई होरेस ब्रॉट अ पॉइंट हियर कि आप क्या करो, आप ओल्ड फेमिलियर स्टोरी पे ही लिखो, ठीक है, अगर अच्छा नया नहीं स्किलफुल ट्रीटमेंट दे पा रहे हो. Second point that he told here, make a note of this point, he said that poetry or any work, whatever you work are producing, that should start with media res, MEDIARES. media res मतलब बीच से, जो भी आप लिख रहे हो वो बीच से स्टार्ट होना चाहिए आपका, आपकी पोएट्री या फिर आपकी कोई भी प्ले वगैरह जो भी लिख रहे हो, ठीक है.
और बिगिनिंग शुड बी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। मीडियरस मतलब बीच से का मतलब, तो मान लीजिए कोई कहानी शुरू हो रही है तो बीच से स्टार्ट करिए, मतलब बाद में आप उसको बैकग्राउंड में दिखाइए कि पहले क्या हुआ था, यानी बीच से स्टार्ट करिए, ये उन्होंने बोला था। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया, थर्ड पॉइंट, ही सेड दैट इफ़ यू रिप्रेजेंट अ ड्रामा ऑन अ स्टेज, अगर कोई ड्रामा आप दिखा रहे हैं तो देयर शुड बी डिस्टिंक्शन बिटवीन यू नो what to show or what to report. Okay, make a note of this point. He said that if you represent a drama, there should be distinction between what to show और what to report. मतलब अगर आप ड्रामा दिखा रहे हो तो आपको ये डिस्टिंक्शन करना आना चाहिए कि क्या चीज़ आपको स्टेज पे दिखानी है, शो करनी है, एंड व्हाट टू रिपोर्ट, और क्या आपको रिपोर्ट कर देना है, बता देना है खाली। ठीक है, तो बेसिकली वो ये बताना चाह रहे थे कि मर्डर सीन्स जितने भी हैं, अगली और हॉरिबल सीन्स जितने भी हैं, उसको आप स्टेज पे मत दिखाइए, ये होरेस का कहना था। ठीक है, ओके, मर्डर सीन्स मत दिखाइए। क्यों? क्योंकि मर्डर सीन्स आप अगर दिखाएंगे तो इससे क्या होगा, ऑडियंस फ्राइटन हो जाएगी। ओके, सो इसलिए वो कह रहे हैं कि डिस्टिंक्शन होना चाहिए व्हाट टू शो और व्हाट टू रिपोर्ट, क्या दिखाना चाहिए और क्या केवल रिपोर्ट कर दो, बता दो खाली कि ये चीज़ हो गई, मर्डर हो गया, मर्डर दिखाओ नहीं। करेक्ट, ओके। और इसी के साथ इन्होंने एक और बात बताई, इसको नोट करिए, अननेसेसरी डिटेल शुड बी अवॉइडेड। ओके, जितनी भी ऐसी कुछ बात है जो अननेसेसरी है वो आप अपने प्ले में मत डालिए। ठीक है, या फिर अपने पोइट्री में मत लिखिए। कह रहे हैं कि लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए इंसिडेंट्स के बीच। अगर आपकी पोइट्री में या आपके प्ले में कई सारे इंसिडेंट्स हैं तो एक के बाद एक जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं उनका आपस में लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए, कि पता चला कि कोई ऐसा चीज़ आपने दिखाई जो मेन स्टोरी का पार्ट ही नहीं है, अगर आप उसको हटा दो तो भी आपको स्टोरी पूरी समझ में आ जाएगी। तो कनेक्शन होना चाहिए कि अगर आप किसी भी एक इंसिडेंट को उस प्ले से हटा दें तो प्ले समझ ही ना आ पाए। तो हर एक इंसिडेंट की अपनी इम्पोर्टेंस हो, तो ये होता है कि लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए इंसिडेंट्स के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया कि ड्रामा शुड नॉट हैव मोर देन 5 एक्ट्स एंड नो मोर देन 3 कैरेक्टर्स इन वन सीन। एक सीन में 3 से ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए एंड 5 एक्ट्स का ही सीन्स होना चाहिए, 5 एक्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये होरेस का कहना था। ठीक है, इसको आगे चलकर जॉन ड्राइडन ने अपने एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में कमेंट भी किया है। ठीक है, ओके। लास्ट पॉइंट जो होरेस ने बताया पोएमा में, फॉर्म ऑफ पोएट्री में, ही सेड दैट God should intervene only when it is extremely necessary. Make a note of this point. और ये कहना चाह रहे हैं कि हर सीन में आप गॉड को मत इंटरवीन करिए, गॉड को मत बीच में लेके आइए। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो किसी सीन में गॉड को लाना, तभी आप गॉड की बात करिए या गॉड को लेके आइए। ठीक है, हर जगह गॉड दिखाना सही नहीं लगता है उस प्ले में या कहीं भी पोएट्री वगैरह में। ठीक है, तो last section that we are going to cover here is Poeta, in which he talked about characteristics of poets. So let's discuss. So in this section, the number 1 point, make a note of this point, he said that a poet should publish his work after keeping his work for 10 years. Okay, he said that किसी भी पोएट को अपना जो वर्क है लिखने के बाद पब्लिश नहीं कराना चाहिए फ़ौरन। ठीक है, और 10 ईयर्स तक उसको अपने पास रखना चाहिए। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी इंसान के, चाहे वो कवि क्यों ना हो, उसके ख़यालात चेंज होते रहते हैं। आपने देखा होगा एस.टी. कोलरिज के ख़यालात कितने चेंज हो गए थे। पहले वो विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलके उन्होंने जो थ्योरीज दी थी नेचर के प्रति, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में, लेकिन उन्हीं की जो थ्योरीज हैं खुद ही चेंज हो गई आगे चल के, और उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज तक कर डाला। ठीक है, अपने वर्क में। तो इस तरीके से पोइट्स के व्यूज़ कैसे होते हैं, चेंज होते रहते हैं। गॉट इट? सो व्यूज़ कीप ऑन चेंजिंग। सो आप को अपनी जो पोइट्री है वो 10 साल तक रखना चाहिए। देखो भाई, ये
ST कॉलेज वाला एग्जाम्पल इन्होंने कुछ नहीं बताया, ST कॉलेज तब आई भी नहीं थी, करेक्ट। तो ये ध्यान रखना इस बात का ही, मैंने अलग से आपको सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए बताया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कवर करिए। नेक्स्ट ही टॉक्ड अबाउट कि एक पोइट का जो काम होता है, पोइट्री का फंक्शन वो कैसा रखना चाहिए। पोइट को पोइट्री का फंक्शन होना चाहिए पोइट के लिए कि टू टीच एंड टू डिलाइट, करेक्ट। मतलब आपको पोइट्री इंस्ट्रक्शन भी देना चाहिए और पोइट्री इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शन एंड इंटरेस्टिंग, टू टीच एंड टू डिलाइट, बोथ वर द फंक्शन अकॉर्डिंग टू होरेस। ओके, अलग अलग लोगों ने अलग अलग फंक्शन बताए, बहुत ध्यान से इसको एक जगह लिखा करिए, ठीक है। टू टीच एंड टू डिलाइट, किसी ने बोला केवल डिलाइट, किसी ने बोला केवल इंस्ट्रक्शन, तो उस तरीके से आप उसको अलग से मेकर नोट ऑफ दिस पॉइंट, यानी कि हर चीज़ सुन के बस याद कर लो। और जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो ना, खिचड़ी पकती है बहुत अच्छी सी, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि पोइट्री हैज़ ग्रेट पावर एंड अपील। ओके, ग्रेट अगर पोइट्री अगर है वाकई अच्छी, तो वो अपने तरफ अपील करती है और एक पावर रखती है, तो ओके। और उन्हें एक और अच्छी बात बोली कि जितने भी ग्रेट पोइट्स हैं हैव बीन ग्रेट प्रॉफिट्स। ओके, जितने भी ग्रेट पोइट्स हैं वो ग्रेट प्रॉफिट रहे हैं, उनके अंदर प्रॉफिसी रही है। नेक्स्ट ही टॉक्ड अबाउट पोइट्री वर्सेस पेंटिंग, ठीक है। इन्होंने बोला कि पोइट्री और पेंटिंग बिल्कुल सेम है, ठीक है। उट पिक्चरा पोइसा पोइसेस, इन्होंने इस तरीके से बोला है। आपको बस इतना याद रखना है, पोइट्री एंड पेंटिंग आर सेम अकॉर्डिंग टू होरेस। ओके, नेक्स्ट ही सेट कि पोइट्री के माइनर फॉल्ट्स जो हैं, माइनर फ्लॉज जो हैं, वो माफ़ किए जा सकते हैं, इट मे बी फॉरगिवन। बट अगर आप देखो कि सैमुअल जॉनसन ने खुद ही को वो क्या करते हैं, अपनी बुराई बताते हैं एक तरीके से। वो कहते हैं कि आई एम नॉट द मोस्ट ओरिजिनल एंड इंस्पायर्ड, येट आई राइट गुड पोइट्री बिकॉज आई राइट विथ क्रिएटिविटी। ओके, ही सेड दैट माइनर जो डिफेक्ट्स अगर है तो उसको माफ़ किया जा सकता है, गॉट इट। ओके, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपको कोशिश करना चाहिए आपकी इंटायर पोएम कैसी हो, अच्छी होनी चाहिए, गॉट इट। अब इसके बाद उन्होंने बताया क्रिटिक का रोल क्या होता है। उन्होंने ये बताया कि क्रिटिक खुद कविता नहीं लिखता, लेकिन वो ये बताता है कि कविता कैसे लिखनी चाहिए, तो क्रिटिक का रोल काफ़ी बड़ा महान होता है, इस तरीके से उन्होंने बताया। ओके, और कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया उन्होंने कि कैरेक्टर्स किस तरीके से लेने चाहिए। उन्होंने बोला कैरेक्टर्स मस्ट बी चूजन ट्रेडिशनली कनेक्टेड टू ट्रेडिशन ट्रेड्स। ओके, जिस तरीके से ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं, ट्रेड चला आ रहा है कि जो रैपफुल अगर एनर्जेटिक दिखाना है आपको, तो एक्लीज का तरह आपको एक हीरो लेना चाहिए। इस तरीके से काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई कि कैरेक्टर्स मस्ट बी चूजन ट्रेडिशनली कनेक्टेड टू ट्रेडिशनल ट्रेड्स। ओके, उसके बाद एक और चीज़ बताई कैरेक्टर को लेकर। उन्होंने कहा कि जो कोऑर्डिनेशन होता है क्वालिटीज़ का और कैरेक्टर की क्वालिटीज़ का और कैरेक्टर के एज का, वो कोऑर्डिनेशन सही होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी सो कि एज कुछ और है और वो एक्शन कुछ और कर रहा है। ओके, सो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एज का और उसके एक्शंस का, बट इट दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।